Jai Hind. In this video, we are going to understand the chapter 17 of class 5 English expressions book of Joy for Your publication. इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 की इंग्लिश एक्सप्रेशंस बुक जो कि आपकी ड्राइव फॉर यूर पब्लिकेशन की बुक है उसके चैप्टर 17 की स्टोरी के एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 17 मीन्स पाठ 17। यहाँ पर पाठ 17 का नेम आपको दिया हुआ है इलियास। इसको हिंदी में हम लोग इलियास बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग इसको अलायस बोलेंगे। इंग्लिश में आप इसको अलायस बोलेंगे, हिंदी में आप इसको इलियास बोलेंगे। यह एक मैस्कुलिन नेम है। इलियास एक मैस्कुलिन नेम है। मैस्कुलिन मीन्स पुरुषों के लिए प्रयोग किया जाने वाला नाम है और यह हिब्रू और ग्रीक ओरिजिन में है। मीन्स हिब्रू और ग्रीक ओरिजिन के जो पुरुष होते हैं उनके लिए यहाँ पर इलियास नेम ज़्यादा फेमस है। इलियास नेम एलाइजा से बना हुआ है। यहाँ पर जो नेम आपको दिया गया है इलियास, इसको कि इंग्लिश में हम लोग अलायस कहते हैं, यह नेम एलाइजा नेम से बना हुआ है। एलाइजा का मतलब होता है द लॉर्ड इज माई गॉड, मतलब जो सर्वशक्तिमान है वह मेरे ईश्वर है। एलाइजा का मतलब होता है जो सर्वशक्तिमान है वह मेरे ईश्वर है। तो यहाँ पर जो अलायस बना हुआ है वह एलाइजा से बना हुआ है। अलायस एक सेंट थे, मतलब एक संत थे जो कि हमेशा लोगों की सेवा करते थे, हमेशा अच्छे काम करते थे। इसलिए यहाँ पर जो चैप्टर है जो कि अलायस है, इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि इस कहानी में किसी ऐसे व्यक्ति, किसी ऐसे पात्र की कहानी को बताया गया होगा जो कि सदैव अच्छे काम करता होगा और अपने दिन को, अपने जीवन को अच्छे कामों से पूर्ण करता होगा। आप इसको हिंदी में इलियास बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग अलायस ही बोलेंगे। तो यह स्टोरी एक ऐसे ही पात्र को कहानी के जरिए हमें समझाने की कोशिश कर रही है जो कि एक संत की तरह, एक पुजारी, एक महान व्यक्ति की तरह अपने जीवन में अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार हो। क्योंकि जो एलाइजा थे वह एक महान संत थे। आप क्रिश्चियन धर्म में अगर देखेंगे तो वहाँ पे आपको अलायस नेम मिल जाएगा और आपको एलाइजा भी मिल जाएगा। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पॉन्डर ओवर। पॉन्डर ओवर मीन्स जो शब्द दिए गए हैं, मतलब नीचे जो बॉक्स में, डिब्बे में शब्द दिए गए हैं उन पर, उनके अर्थों पर हम लोग विचार करेंगे। यहाँ पर पहला शब्द है स्कोर। स्कोर मीन्स होता है किसी चीज़ की संख्या 20 के रूप में होना। जैसे अगर आप दुकान पे जाते हैं, आप 1 दर्जन केला मांगते हैं तो दुकानदार आपको 12 केले देता है, क्योंकि 1 दर्जन में 12 वस्तुओं का संग्रह होता है। अगर आप 2 दर्जन मांगते हैं तो आपको वह 12 इंटू 2 मतलब 12 में 2 का मल्टीप्लाई करके मतलब 24 केले देगा। तो उसी तरह अगर आप एक स्कोर मांगते हैं तो आपको कोई भी वस्तु 20 के रूप में मिलेगी, मतलब एक स्कोर में 20 वस्तुएं शामिल होती हैं। अगर आप 2 स्कोर मांगते हैं तो 20 इंटू 2 मीन्स आपको 40 वस्तुएं मिलेंगी। किसी भी चीज़ में अगर उस वैसे ही 20 चीज़ें हैं तो उसको हम लोग एक स्कोर कहते हैं। जैसे आपके पास 20 कैनवस की बॉल्स हैं तो हम लोग उसको एक स्कोर कहेंगे। अगर आपके पास 40 पेन्स हैं तो उसको हम लोग 2 स्कोर कह सकते हैं, क्योंकि 40 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे तो वहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि एक स्कोर में 20 होता है।
तो 40 है, इसका मतलब है आपके पास 2 स्कोर है। तो किसी भी चीज़ का एक जैसा होना और वह चीज़ अगर आपके पास 20 की संख्या में है, वह चीज़ अगर आपके पास 20 की संख्या में है तो आप उसको एक स्कोर कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है क्यूमिस। क्यूमिस मीन्स होता है एक प्रकार का पेय पदार्थ है जो कि नशीला पेय पदार्थ होता है, मतलब मादक पेय पदार्थ होता है जो कि घोड़ी के दूध से बनाया जाता है। घोड़ियों के दूध से बनाए जाने वाले मादक पेय पदार्थ को हम लोग क्यूमिस कहते हैं। अगला जो वर्ड हम लोगों के पास है वह है एनवीड। एनवीड मीन्स होता है ईर्ष्या या जलन या दाह। कोई अगर अपने लाइफ में सफल हो रहा है तो आमतौर पर जो दूसरे लोग होते हैं, जो उसके पड़ोसी होते हैं, जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, वह उससे जलन करने लगते हैं, उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। तो इसको इंग्लिश में हम लोग एनविड कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्रॉल। ब्रॉल मीन्स होता है विवाद या झगड़ा। कहीं किसी चीज़ को लेके, किसी वस्तु, किसी बात को लेके झगड़ा हो जाता है तो उसको इंग्लिश में हम लोग ब्रॉल कह सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज, जो अगला वर्ड है वह है किर्गिज। किर्गिज एक मंगोलियन प्रजाति के लोगों की भाषा है। तो यह एक भाषा है और किर्गिस्तान या मंगोल प्रजाति के लोग होते हैं जो टर्किश लैंग्वेज बोलते हैं, उनको हम लोग किर्गिज कह सकते हैं। किर्गिस्तान में किर्गिज लोग रहते हैं। एक देश है जिसका नेम है किर्गिस्तान, वहाँ के लोगों को भी हम लोग किर्गिज कह सकते हैं। अगला जो शब्द है वह है फॉर्च्यून। फॉर्च्यून मीन्स होता है सौभाग्य या भाग्य। किसी के जीवन में जैसे अच्छा समय नहीं चल रहा है तो वह उम्मीद करता है कि उसके जीवन में उसका भाग्य जल्द ही उदय होगा, मतलब उसके जीवन में जल्द ही अच्छे अच्छे बदलाव आएंगे। तो इसको हम लोग फॉर्च्यून कह सकते हैं। किसी के जीवन में अच्छे बदलाव होना, तो उसको हम लोग इंग्लिश में फॉर्च्यून कह सकते हैं। हिंदी में जिसके लिए हम लोग सौभाग्य शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला जो शब्द है वह है रो। रो मीन्स होता है झगड़ा या पंक्ति। किसी बात को लेके झगड़ा करना या किसी भी बात पे मुंह फुला लेना, इसके लिए इंग्लिश में हम लोग रो शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। या अगर एक लाइन में, एक कतार में ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं तो उसके लिए भी हम लोग इंग्लिश में रो शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे स्कूल में, क्लास में आप लोग अपने दोस्तों के साथ बैठे रहते हैं बेंच पे, तो जो पहली सीट होती है उसको हम लोग फर्स्ट रो कह सकते हैं, जो दूसरी सीट होती है उसको हम लोग सेकेंड रो कह सकते हैं, और उसके बाद तीसरी सीट को थर्ड रो। और इसी तरह हम लोग सभी जितनी भी बेंच होती हैं सभी बेंच की लाइनों को गिन के फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो आदि कह सकते हैं। और रो में झगड़ा भी होता है, कभी कभी फ्रेंड्स का आपस में झगड़ा भी हो जाता है किसी बात को लेके। अगला जो शब्द है वह है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मीन्स होता है सेवा भाव, सत्कार। जैसे आपके घर पर अगर कोई मेहमान आ जाते हैं तो आप उनकी खातिरदारी करते हैं। तो आप किस तरह खातिरदारी करते हैं, इसी को इंग्लिश में हम लोग हॉस्पिटैलिटी कहते हैं, मेहमानदारी या मेहमान नवाजी कहते हैं। जो लास्ट वर्ड है हम लोगों का है डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मीन्स कम हो गया या घट गया। जैसे आपके पास पैसे हैं और अगर आप पैसे का सही से यूज नहीं कर रहे हैं, आप बेमतलब बेवजह ही पैसे कहीं पर भी खर्च कर दे रहे हैं बिना सोचे समझे, तो आपके पास पैसे कम होने लगेंगे, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग डिमिनिश्ड शब्द से प्रयोग कर सकते हैं। आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में बताया जा रहा है देयर वंस स्टोरी में बताया जा रहा है देयर वंस लिव्ड अ मैन इन उपहा। एक समय की बात है, एक व्यक्ति रहता था।
और वह कहाँ पे रहता था? वह ऊफा नामक जगह पर रहता था। यहाँ पर जो वर्ड ऊफा आया हुआ है और उस व्यक्ति का नेम क्या था? इलियास। एक समय की बात है, एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम इलियास था। वह ऊफा नामक नगर में, ऊफा नामक जगह पे रहता था। तो यहाँ पर जो ऊफा शब्द है वह एक जगह को दिखाता है। ऊफा एक शहर है जो कि रूस में है और यह दो नदियों के संगम पर बनी हुई है, मतलब दो नदियों के संगम पर स्थित है। और वे दो नदियां हैं, बेलाया और ऊफा। तो ऊफा जो शहर है वह दो नदियों के संगम, जहाँ पे दो नदियां आके मिलती हैं वहाँ उनके किनारे पर स्थित है। उन दो नदियों का नाम है बेलाया और ऊफा और यह रूस में है। तो इलियास एक आदमी था, एक व्यक्ति था जो कि ऊफा नामक जगह पर रहता था। आगे स्टोरी में बताया जा रहा है, आगे स्टोरी में आपको बताया जा रहा है कि इलियास फादर डाइड। इसको इंग्लिश में हम लोग अलायस बोलेंगे, यहाँ पर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। इलियास फादर डाइड 1 year of Elias married. He did not leave him much property. Elias then had only 7 mares, 2 cows, and about a score of sheep. He was a good manager and soon began to acquire more. यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि इलियास के पिताजी इलियास के विवाह के 1 वर्ष बाद ही मर गए। इस तरह इलियास अकेला हो गया, केवल उसकी पत्नी उसके साथ थी। उसके पिताजी ने उसके लिए बहुत अधिक संपत्ति नहीं छोड़ी थी। इलियास के पास उस समय, मतलब जब उसके पिताजी की मृत्यु हुई विवाह के 1 वर्ष बाद, उस समय इलियास के पास केवल 7 घोड़ियाँ थीं, 2 गायें थीं और कुछ लगभग 20 भेड़ें थीं। स्कोर मीन्स कोई ऐसी वस्तु जिसमें लगभग 20 हो। यहाँ पर नियर अबाउट है इसलिए लगभग 20, अगर नियर अबाउट नहीं होता केवल स्कोर होता तो आप 20 ही समझते। तो जब इलियास के पिताजी की मृत्यु हुई तब इलियास के पास केवल 7 घोड़ियाँ थीं, 2 गायें थीं और कुछ लगभग 20 के करीब भेड़ें थीं। इलियास एक अच्छा मैनेजर था, मतलब वह एक अच्छा कुशल प्रबंधक था, मालिक था। और जल्द ही उसने और अधिक पशुओं को लेना शुरू कर दिया। मतलब उसने अपने जो उसके बाद 7 घोड़ियाँ, 2 गायें और 20 भेड़ें थी लगभग, उन सब के को अच्छे से उन सब की देखभाल करते हुए, उन सब से जो वस्तुएं प्राप्त होती थी उनका सही से यूज करते हुए, उनको बाजार में सही से बेचते हुए और खुद के लिए भी प्रयोग करते हुए, अपने और अपनी पत्नी के लिए प्रयोग करते हुए, उन सभी जानवरों का देखभाल करते हुए उसके पास पैसे अधिक होने लगे और वह और अधिक पशुओं को खरीदने लगा। आगे कहानी में बताया जा रहा है, ही एंड हिज वाइफ वर्कड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, rising earlier than others and going late to bed. His possessions increased year by year. Elias gradually acquired great wealth. At the end of 35 years, he had 200 horses, 150 herds of cattle, and 1,200 sheep. He hired men and women to work for him. यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि वह और उसकी पत्नी बहुत मेहनती थे। वे दोनों सुबह से लेकर रात तक अपने पशुओं के लिए काम करते थे। वे दूसरों से जल्दी उठते थे और सोने के लिए दूसरों से देर में जाते थे बिस्तर पर। इस तरह कड़ी मेहनत के बल पर उन दोनों पति पत्नी ने अपनी संपत्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। हर वर्ष उनकी संपत्ति बढ़ने लगी। यहाँ पर जो पसेशन शब्द आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पसेशन शब्द आया हुआ है
उसकी मतलब होती है, उसकी मीनिंग होती है संपत्ति या जायदाद, धन संपत्ति जायदाद। तो उन लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत से, कठिन मेहनत से अपनी संपत्ति को 3 दुगनी 7 चौगुनी की गति से बढ़ाना शुरू कर दिया, और वे सब कुछ उनकी कठिन मेहनत से हो रहा था, मतलब किसी जादू से नहीं हो रहा था। वे सब दिन रात मेहनत कर रहे थे दोनों पति पत्नी, इसलिए उनकी संपत्ति में बढ़ोतरी होने लगी प्रतिवर्ष। धीरे धीरे इलियास ने बहुत अधिक संपत्ति प्राप्त कर ली थी। यहाँ पर है एक्वायर्ड, जो दिया हुआ है एक्वायर्ड मतलब हासिल कर ली थी या प्राप्त कर ली थी। 35 वर्ष की आयु के अंत में इलियास और उसकी पत्नी के पास 200 घोड़े हो गए थे, 150 झुंड थे मवेशियों के। कैटल मीन्स होते हैं यहाँ पे जो हर्ड ऑफ कैटल है, उसका मतलब होता है मवेशियों के झुंड। मवेशी हम लोग उन पशुओं को कहते हैं जो कि दूध देते हैं। तो यहाँ पर उसके पास ऐसे 150 झुंड हो गए थे मवेशियों के, जो कि जिनसे कि उससे दूध की प्राप्ति हो सकती थी, और उसके पास 1200 भेड़ें हो गई थी। तो आप देख सकते हैं कि उन दोनों पति पत्नी ने कितनी मेहनत की होगी। स्टार्टिंग में आप देख सकते हो उसके पास केवल 7 घोड़ियाँ थी, 2 गायें थे और 20 से भी कम भेड़ें थी, और अब उसके पास 1200 भेड़ें हैं, 200 घोड़े हो चुके हैं, 150 झुंड मवेशियों के थे। मतलब 150 झुंड है, एक झुंड में ढेर सारे जानवर होते हैं, तो 150 झुंड मवेशियों को थे, मतलब उसके पास घोड़ियाँ और गायें ढेर सारी थीं, क्योंकि जो पशु दूध प्रदान करते हैं उनको हम लोग मवेशी कहते हैं। उसके बाद जब उनके पास इतने अधिक संख्या में जानवर हो गए, तो इतने अधिक पशुओं जानवरों की देखभाल के लिए इलियास ने आदमियों और औरतों को किराए पर रखना शुरू कर दिया, जो कि उनके पशुओं का देखभाल करते थे, ध्यान करते थे। यहाँ पर हायर्ड वर्ड आया हुआ है। हायर्ड मीन्स काम पर रखना या किराए पर रखना। उसके बाद यहाँ पर 3rd पैराग्राफ में कहानी में बताया गया है, They tended his flocks, herds, milked his mares and cows, and made cumin, butter, and cheese. Elias had an abundance of everything, and everyone in the district envied him. Influential people heard of him and wanted to be acquainted with him. People from distant places visited him. He welcomed everyone and gave them food. तो इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि जो उसके किराए के मजदूर थे, मतलब किराए के जो आदमी और औरत जिनको कि इलियास ने काम पे रखा था, वे उनके झुंडों, उनके मवेशियों की रक्षा करते थे, रखवाली करते थे, और घोड़ियों और गायों से दूध प्राप्त करते थे, और उसके दूध से वो लोग क्यूमीर मतलब एक मादक पदार्थ बनाते थे, पेय पदार्थ बनाते थे, मक्खन बनाते थे और पनीर बनाते थे, और भी बहुत चीज़ें बनाते थे। आगे यहाँ पर इसमें बताया जा रहा है, इस तरह इलियास के पास बहुत अधिक चीज़ें हो गई थी, सब चीज़ों की भरमार हो गई थी। इलियास के पास किसी भी प्रकार की, किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। मतलब इलियास बहुत अमीर हो चुका था, और जब कोई व्यक्ति बहुत अमीर हो जाता है तो उसकी प्रसिद्धि, उसकी ख्याति जगह जगह फैलने लगती है। पीपल फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस विजिटेड हिम। बहुत दूर दूर से, अलग अलग जगहों से लोग इलियास से मिलने आते थे। जब बहुत बड़े बड़े लोग, काफ़ी शक्तिशाली लोग इलियास के विषय में सुनते थे कि इलियास एक बहुत ही अमीर व्यक्ति है, जो कि बहुत गरीब था, और उसने अपनी बुद्धि, अपने क्षमता से इतनी प्रसिद्धि, इतनी धन संपदा हासिल कर ली है, तो वे लोग इलियास से मिलने उसके घर आते थे। यहाँ पर इन्फ्लुएंशियल पीपल है। इन्फ्लुएंशियल पीपल मीन्स ऐसे लोग जो कि बहुत प्रभावशाली होते हैं, जैसे दूसरे अमीर लोग या ज्ञानी लोग या वैद्य या अध्यापक, वकील, पुलिस आदि लोगों को हम लोग इन्फ्लुएंशियल
पीपल कह सकते हैं, मतलब जिनके पास शक्ति हो, जिनके पास बल बुद्धि हो, उनको हम लोग इन्फ्लुएंशियल पीपल कह सकते हैं। तो जब इनको इलियास के विषय में पता चलता था तो ये लोग इलियास से मिलने आते थे, और जब कोई भी इलियास और उसकी पत्नी से मिलने आते थे तो वे दोनों उन लोगों का स्वागत करते थे और उन लोगों को अच्छे से खातिरदारी करते थे, उनको खाना पीना खिलाते थे, उनकी मेहमान नवाजी करते थे। स्टोरी के अगले पैराग्राफ में बताया गया है कि Elias had 3 children, 2 sons and a daughter. He married them all off. When he was poor, his sons had worked with him. They looked after the flocks and herds themselves, but when Elias grew rich, they got spoiled. The eldest was killed in a brawl and the younger one stopped obeying his father. इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि जो इलियास था उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बिटिया। ही मैरिड देम ऑल अप, उसने सभी के विवाह कर दिए थे। इलियास ने अपने सभी बच्चों के विवाह कर दिए थे। और आगे बताया जा रहा है कि जब इलियास गरीब था तो उसके बच्चे उसके साथ काम किया करते थे। वे अपने मतलब इलियास के जानवरों पशुओं का देखभाल करते थे, स्वयं से ही उनके काम करते थे। लेकिन जब इलियास अमीर होने लगा, वे बच्चे उसके बिगड़ गए, मतलब पैसे के घमंड में, पैसे के मोह में उनके बच्चे बिगड़ गए। और जो उनका इलियास का और उनकी पत्नी का सबसे बड़ा बेटा था, वह एक झगड़े में, एक झड़प में मर गया। ब्रॉल मीन्स होता है झगड़ा या विवाद। एक विवाद में मारा गया, मतलब उसके बड़े बेटे को एक झगड़े में मार दिया गया। और इलियास का जो छोटा बेटा था वह अपने पिता मतलब इलियास की बातों को मानना बंद कर देता है। अगले पैराग्राफ में आपको बताया गया है, So he lived separately. Elias gave him a house and some of the cattle. This diminished his wealth. इसमें बताया गया है कि इस तरह जब उसका दूसरा बेटा उसकी बातों को मानना बंद कर देता है तो वह अकेले रहने लगता है। और जब अकेले रहने लगता है, कैसा भी बेटा हो, पिता के दिल को ठेस पहुंचती है और पिता उसको दुख में नहीं देख सकता है। इसलिए इलियास ने अपने उस बेटे को एक घर दिया और घर के साथ साथ कुछ जानवर, मवेशी, पशु भी दिए। और जब उसने अपने में से अपने घर, क्योंकि घर बहुत महंगा होता है, घर और पशु दिए, तो जो इलियास था उसकी संपत्ति, उसकी अमीरी में कमी होने लगी, मतलब उसके पास पैसे कम होने लगे। आगे के पैराग्राफ में बताया जा रहा है, Soon many of his sheep died due to a disease. This was followed by a bad harvest and then the Kyrgyz stole his best herd of horses. आगे के पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि जल्दी ही उसकी भेड़ें मरने लगी, मतलब इलियास के पास जो बची हुई भेड़ें थी वो मरने लगी क्योंकि उन लोगों को कोई बीमारी हो गई थी। और इसके साथ साथ उस समय उनकी फसल भी अच्छी नहीं हुई और मतलब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट रहा था, मतलब इलियास को हर तरफ से दुख ही दुख घेर रहा था। उसके बड़े बेटे की मृत्यु हो चुकी थी एक झगड़े में। उसका छोटा बेटा उससे मतलब झगड़ा कर लिया था, अलग रहने लगा था और उसने अपने छोटे बेटे को एक घर और कुछ पशु दिए। उसके बाद वह गरीब होने लगा। उसकी जो भेड़ें थी इलियास की, वह भी एक बीमारी के कारण मरने लगे और इतने पर भी कोई उसके साथ बुरा होना बंद नहीं हुआ और उसकी जो फसलें थी वह भी खराब हो गई और बचा हुआ काम किर्गिज लोगों ने कर दिया, क्योंकि उन लोगों ने उसके पास जो घोड़े थे, सबसे अच्छी क्वालिटी के, अच्छे गुण के, उत्तम गुण के घोड़े थे, नस्ल के जो घोड़े थे, उन सब घोड़ों को वे किर्गिज के लोग चुरा लेते हैं। किर्गिज मतलब मंगोल प्रजाति के लोग हैं। मंगोल प्रजाति के लोगों ने इलियास के अच्छे नस्ल के घोड़ों को चुरा लिया और क्योंकि इलियास की जो संपत्ति, प्रॉपर्टी थी, जो पैसे थे, वह उसके पशुओं की वजह से ही हो रहे थे। इसलिए जब उसके पशु मरने लगे, चोरी हो गए और अपने बेटे को उसने दे दिया, तो उसके पास पैसे की कमी होने लगी, वह गरीब होने लगा।
आगे के पैराग्राफ में बताया जा रहा है हिज वेल्थ डिक्रीज एंड ही हैड टू सेल हिज कारपेट्स फॉर सैडल्स टेंट्स एंड द रिमेनिंग कैटल हिज सन हु हैड। तो यहाँ पर बताया जा रहा है उसकी संपदा कम होने लगी और जब पैसे कम होने लगे तो उसको अपने कारपेट्स मीन्स होता है कालीनों को, और उसके बाद यहाँ पर है फर्श। फर्श मीन्स होते हैं यहाँ पर रेशमी रोएदार मुलायम कपड़े जो कि फर मतलब खाल से बने होते हैं पशुओं के पतले पतले रेशमी मुलायम बालों से बने होते हैं। सैडल्स मीन्स होती है जो घोड़े के ऊपर एक सीट जैसा लगाते हैं, उसके ऊपर लोग बैठते हैं तो उसको हम लोग सैडल कहते हैं। सैडल को हिंदी में लोग काठी कहते हैं या घोड़े की जीन कहते हैं। टेंस आपको पता है कि टेंस मीन्स होता है तिरपाल या तंबू या मंडप। तो जो अस्थायी शिविर हम लोग बनाते हैं कहीं पर भी हम लोग अस्थायी रहने के लिए व्यवस्था बनाते हैं तो उसको हम लोग टेंट से कहते हैं। तो उसके पशु जब कम होने लगे तो पशुओं के लिए उसने जो अस्थायी घर बनाए थे उन सभी को वह देने लगता है, बेचने लगता है, और उससे वे लोग अपनी आजीविका चलाते हैं और वे अपने बचे हुए जानवरों को भी बेचने लगता है और उससे जो उसको धन पैसे की प्राप्ति होती है उससे वे दोनों पति पत्नी रहने लगते हैं। हिज सन यहाँ पर बताया जा रहा है जो उसका बेटा मतलब जो कि उसका एक छोटा बेटा है, क्योंकि एक बेटा तो मर गया था झगड़े में, तो उसका जो दूसरा छोटा बेटा है हिज सन हु हैड मतलब जो कि उसका बेटा जो कि पार्टेड जो कि अलग हो चुका है, went to a far off country and his daughter was dead। उसका बेटा जो कि उससे अलग होकर रह रहा था वह एक बहुत ही दूर देश में चला जाता है और जो इलियास और उसकी पत्नी की बेटी रहती है वह भी मर चुकी होती है। ही एंड हिज वाइफ इलियास और उसकी पत्नी का नाम सेमागी है, हैड ग्रोन ओल्ड वह और उसकी पत्नी बूढ़े हो जाते हैं। देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर देम और उनके साथ कोई भी नहीं रहता है उनकी देखभाल करने के लिए, क्योंकि वे लोग बूढ़े हो चुके होते हैं इसलिए बूढ़े लोगों को देखभाल की आवश्यकता होती है, पर उनके साथ तो उनका कोई भी अपना नहीं था। आगे स्टोरी में बताया जा रहा है देयर नेबर Muhammad Shah lived comfortably and was a good man. He had pity on Elias and remembered the hospitality of Elias and said, "Come and live with me, Elias, you and your old woman. In summer you can work in my melon garden as much as your strength allows, and in winter feed my cattle. When you need anything, tell me and you shall have it." Elias thanked his neighbor. He and his wife began to work as laborers and did all the work sincerely. They found it hard in the beginning but got used to the work. They were not lazy at all. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो अलायस का अलायस का जो पड़ोसी रहता है मोहम्मद शाह, वह बहुत ही ज़्यादा आराम से ज़िंदगी जी रहा होता है और वह एक अच्छा व्यक्ति होता है। उसको अलायस और मतलब इलियास और उसकी पत्नी पर पिटी मीन्स दया आ जाती है देख कर कि इस बुढ़ापे की उम्र में बुढ़ापे की उम्र में इन दोनों पति पत्नी को अकेला रहना पड़ रहा है और कितनी मुश्किलों से जीवन जीना पड़ रहा है। तब उसको उन दोनों पर दया आ जाती है और वह कहता है कि जब मैं गरीब था मतलब जब मैं इतना अमीर नहीं था तो आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से मेरे साथ व्यवहार किया, मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, एक अच्छे पड़ोसी की तरह और एक अच्छे व्यक्ति की तरह आप लोगों ने मेरे साथ व्यवहार किया, इसलिए मैं आप लोगों को इस दुख में अकेला नहीं छोड़ सकता। आइए और मेरे साथ रहिए। इलियास को वो उसका पड़ोसी मतलब मोहम्मद शाह कहता है इलियास को कि इलियास आप और आपकी पत्नी मेरे साथ आकर रह सकती हैं क्योंकि आप दोनों अच्छे व्यक्ति हैं, और जब मैं इतना अमीर नहीं था तब आप दोनों ने मुझे पूरा सम्मान दिया था, मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया था। तब वह व्यक्ति मतलब मोहम्मद शाह आगे कहता है कि गर्मियों में आप लोग मेरे मेलन के बगीचे में काम कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेलन शब्द आया हुआ है उसका मतलब होता है तरबूज या खरबूज या फ्रूट।
यह एक प्रकार का फल होता है जिसमें कि अधिक मात्रा में जल होता है, मतलब मिनरल्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह मोहम्मद शाह कहता है कि जितना आपसे हिम्मत पड़े आप गर्मियों में मेरे फल के बगीचे में काम कीजिए और ठंडी में मेरे पशुओं को चारा खिलाइए, उनकी देखभाल कीजिए, और जब भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप मुझसे बोलिए, आपको वह चीज़ मिल जाएगी। तो इतना उपकार उसके पड़ोसी मतलब मोहम्मद शाह ने इलियास के ऊपर किया, और इन सब के बदले इलियास ने अपने पड़ोसी को धन्यवाद कहा कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ही एंड हिज वाइफ बिगन, मतलब इलियास और उसकी पत्नी ने मजदूरों की तरह कार्य करना शुरू कर दिया अपने पड़ोसी मोहम्मद शाह के घर पर, और वे दोनों बड़ी लगन से बड़ी निष्ठा से अपने हृदय से काम में लग गए, मतलब पूरी ईमानदारी से काम को करने लगे। शुरुआत में प्रारंभ में तो उन्हें काम करने में मुश्किल हुई क्योंकि वे बूढ़े हो चले थे और इसलिए काम करने में उनको दिक्कत हो रही थी, लेकिन कुछ समय के बाद उनको काम की आदत हो जाती है क्योंकि वे लोग आलसी नहीं थे, क्योंकि उन लोगों ने गरीबी से अमीरी तक का सफ़र तय किया था। उसके बाद तो उनके बच्चों की वजह से ही उनके भाग्य में दुर्भाग्य का समय आ गया। आगे स्टोरी में बताया जा रहा है, one day, Muhammad Shah's relatives came to visit him from far after preparing and offering them food. अलायस फिनिश द वर्क। तो एक दिन क्या होता है कि मोहम्मद शाह के जो रिश्तेदार होते हैं वह उसको मिलने आए हुए होते हैं, बहुत दूर के रिश्तेदार होते हैं, और जब उन सब के लिए खाना वाना बन जाता है, इलियास उन सबको खाना देता है, तो उसके बाद क्या होता है, खाना देने के बाद इलियास जब पूरा काम कर चुका होता है, तब जब मोहम्मद शाह बातें कर रहा होता है, मतलब खाना खाते हुए बातें कर रहा होता है यहाँ पर, तो क्या कहता है मोहम्मद शाह, हम लोग देखते हैं। मोहम्मद शाह टोल्ड, यहाँ पर बताया जा रहा है कि मोहम्मद शाह टोल्ड वन ऑफ हिज गेस्ट अबाउट अलायस एंड ही सेड दैट ही वाज अवेयर ऑफ अलायस एंड हिज फेम। देन मोहम्मद शाह टोल्ड हिज गेस्ट that the old man and his wife worked for him. The guest was shocked and said, fortune turns like a wheel. One man it lifts, another it sets down. Does not the old man grieve over all that he has lost? So the guest called Elias and his wife and spoke to them. Elias said, if I were to tell you what is happiness and what is misfortune, you would not believe me. You had better ask my wife. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब खाना वाना बना लेता है, खाना नाश्ता आदि सभी व्यवस्था कर लेता है अलायस मोहम्मद शाह के उन रिश्तेदारों के लिए, तब वह वहाँ पर अपने काम में लग जाता है और काम को करता है। तो खाना खाते हुए भोजन करते हुए मोहम्मद शाह अपने एक मेहमान से कहता है कि क्या तुम्हें पता है अलायस के बारे में, मतलब अलायस बहुत अमीर था, तब उसके बारे में तुम्हें पता है? तब वो जो मेहमान होता है वह कहता है, हाँ मुझे अलायस के बारे में पता है और वो कितना अमीर है, उसकी प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक है, इसके विषय में भी पता है। तब मोहम्मद शाह कहता है कि वे वह बूढ़ा व्यक्ति मतलब अलायस और उसकी पत्नी मेरे लिए काम करते हैं। मेहमान यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। वह कहता है कि फॉर्च्यून टर्न्स लाइक अ व्हील। फॉर्च्यून टर्न्स लाइक अ व्हील, इसका मतलब होता है भाग्य एक पहिए की तरह घूमता है, मतलब कब किसका भाग्य पलट जाए, कब किसका भाग्य खराब हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। वन मैन इट लिव्स, वह कहता है कि किसी का भाग्य उसको गरीबी से बहुत अमीर बना सकता है और किसी का भाग्य उसको बहुत अमीर से बहुत गरीब बना सकता है। अनदर इज सेट डाउन मीन, एक को अमीर बना देती है भाग्य तो एक को गरीब। आगे बताया जा रहा है कि वह रिश्तेदार कहता है कि अलायस ने इतना संपदा, इतनी संपत्ति, धन पैसा सब खो दिया, उसको इस बात पर दुख नहीं है, मतलब क्या उनको दुख नहीं है कि उन्होंने अपने इतने धन संपदा को खो दिया। सो द गेस्ट कॉल्ड अलायस, और इसलिए जो मेहमान था उसने अलायस को बुलाया, मतलब और उसकी पत्नी को, और उनसे कहा कि अलायस
तुम मुझे ये बताओ कि हैप्पीनेस और मिसफॉर्च्यून क्या होता है, मतलब खुशी और मिसफॉर्च्यून मतलब दुर्भाग्य या दुख क्या होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है तब क्या होता है, तब अलायस कहता है कि यहाँ पर अलायस एक नौकर की तरह है। तो अलायस कहता है कि मैं आपको जो बताऊंगा आपको शायद उस पर यकीन ना हो कि खुशी और दुर्भाग्य क्या होता है, खुशी और दुर्भाग्य क्या होती है। इससे अच्छा है कि आप मेरी पत्नी से पूछ लें, मेरी पत्नी ही आपको अच्छे शब्दों में समझाएगी कि खुशी और दुख उदासी क्या होता है। फिर उसकी पत्नी आती है, अलायस की पत्नी, मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है his wife said, "My old man and I lived for 50 years looking for happiness and not finding it. When we were rich, we had no time to talk to one another. We spent much time looking after the visitors, getting work done from our laborers, and worrying about our cattle. Besides, my old man and I used to disagree, yell, and have a row." यहाँ पर उनकी पत्नी कहती हैं अलायस की, सेम सिमागी, जिनका कि नाम सेम सिमागी है ऊपर दिया हुआ है, तो वे कहती हैं उन मेहमान से कि मैं और मेरे बूढ़े पति 50 वर्षों से साथ में रह रहे हैं और हम लोग खुशी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब तक हम लोगों को खुशी नहीं मिले थे। जब हम अमीर थे हम लोगों के पास समय ही नहीं होता था एक दूसरे से बात करने का। हम लोगों का अधिक से अधिक समय तो जो लोग आते थे, मेहमान आते थे, उनकी आवाभगत में, उनकी मेहमान नवाजी में ही समय चला जाता था। और बचा हुआ समय हम लोगों का यह देखने में ख़त्म हो जाता था कि मजदूरों ने अपना काम किया है कि नहीं, पशुओं ने सारा खाया है कि नहीं, सब काम सही से हो रहा है कि नहीं। और हम लोग यही सब चिंता करते रहते थे कि सब काम सही से हो रहा है कि नहीं, पशु सब अच्छे हैं कि नहीं। और इस वजह से हम दोनों खुश नहीं रहते थे, हम दोनों हमेशा किसी न किसी बात की चिंता करते रहते थे और एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पाते थे। और इसके अतिरिक्त मैं और मेरे जो बूढ़े पति हैं, कभी कभी किसी बात को लेकर हम लोग एक दूसरे पे चिल्लाते थे, हम लोग एक दूसरे से सहमत नहीं होते थे, तो हमारे कभी कभी झगड़े भी हो जाते थे और इस तरह हम लोग खुश नहीं रहते थे। आगे स्टोरी में कहती हैं अलायस की पत्नी यहाँ पर, नाउ माई हस्बैंड एंड आई लिव पीसफुली विथ नथिंग टू क्वेरल अबाउट, वी हैव नथिंग टू वरी अबाउट बट जस्ट थिंक हाउ बेस्ट टू सर्व आवर मास्टर। We work as much as we can and we get food one class. We have fur to wear and fuel to burn when it is cold. And we have all the time to talk and the time to pray. At last we have found happiness. तब उनकी पत्नी कहती हैं कि अब मैं और मेरे पति जी शांतिपूर्वक रहते हैं, हम लोगों के पास किसी भी बात को लेकर झगड़ा करने का समय ही नहीं है और ना कोई बात है कि जिस पे हम लोग असहमत हो और झगड़ा करें। हम लोगों के पास कुछ है ही नहीं, तो हम लोग किसी बात को लेकर झगड़ा करते ही नहीं है। उसके बाद उनकी पत्नी कहती हैं कि अब बस हम लोगों को बस इतना काम रहता है कि हम लोगों को बस अपने मालिक, अपने मास्टर को अच्छे से अच्छे तरीके से उनकी सेवा करना होती है। वे हम लोग उतना काम करते हैं जितना कि हम लोगों से हो सकता है, और हम लोगों को खाने को खाना मिल जाता है और पहनने को कपड़ा मिल जाता है। और जब ठंडी होती है तो हम लोग खाल वाले कपड़े पहन लेते हैं और हम लोग आग जला लेते हैं ईंधन का प्रयोग करके, और इस तरह हम लोग ठंडी में अपने आप को बचाते हैं। अब हम लोगों के पास समय ही समय है और समय में हम लोग एक दूसरे से बातें करते हैं और ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। और इस तरह अब हम लोगों के पास चिंता करने के लिए कुछ है नहीं, मतलब हमारे बच्चे नहीं है, ना हम लोगों को किसी भी चीज़ की इच्छा है, बस हम लोग अपने मालिक की सेवा करने में ही और उनका सेवा सत्कार करने में व्यस्त रहते हैं। और हम लोगों के पास खाली समय ही समय है और हम लोगों को पहनने के लिए कपड़े मिल जाते हैं, खाने के लिए खाना मिल जाता है और हम लोग खुश रहते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। और इस तरह हम लोग चिंता मुक्त हैं, मतलब हम लोग प्रसन्न हैं, हम लोग खुश हैं। तो इलियास की पत्नी की इन बातों को सुनकर जो मेहमान होता है,
The, the guest initially laughed but soon realized that what Elias' wife was saying indeed the truth of life. तो स्टार्टिंग में शुरू में जब अलायस की पत्नी ये सब कहती हैं तो जो मेहमान होते हैं वह तो शुरू में हंसते हैं, लेकिन बाद में उनको समझ में आ जाता है कि अलायस की पत्नी क्या कह रही है, वो वास्तव में जीवन की सच्चाई है। मतलब आप अपने जीवन में कितना भी पैसा कमा लें, कितना भी भाग दौड़ की ज़िंदगी कर लें, आपको सुकून, शांति, खुशी नहीं मिलेगी जब तक कि आप मन से खुश ना हो। अगर आप उम्मीद करना छोड़ देंगे, आप कम वस्तुओं में खुश रहना शुरू कर देंगे, कम वस्तुओं में संतुष्ट रहेंगे, तो आपको खुशी मिलने लगेगी। आप जितनी भी चीज़ की इच्छा करेंगे तो आपको कभी खुशी नहीं मिल सकती, इसलिए आपको अपने जीवन में संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। यह कहानी यहाँ पर दी हुई है लियो टॉल्स्टॉय द्वारा। तो यह कहानी लियो टॉल्स्टॉय द्वारा ली गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलायस की जो पत्नी है उनका नेम है सेमसेमागी। यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं, चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अलायस की पत्नी है, ये अलायस है, अपने मास्टर को दे रहे हैं, ये उनके मास्टर हैं क्योंकि मास्टर एक है, और ये दो लोग जो मेहमान लोग आए हैं तो मेहमान लोगों को दे रहे हैं। और यहाँ पर अलायस और मेहमान बात कर रहे हैं, सॉरी, अलायस के मालिक और उनके मतलब जो था मोहम्मद शाह, अलायस का मालिक वो और उसके मेहमान ये यहाँ पर बात कर रहे हैं, और ये अलायस उनको भोजन दे रहे हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि जब अलायस अपने व्यापार को शुरू करता है, मतलब अपने जीवन के सफ़र को शुरू करता है अमीर होने की तरफ, तब वह घोड़ों को कैसे खिलाता है, अलायस भी खिला रहा है, देखभाल कर रहा है, उसकी पत्नी भी कर रही है, और ये घोड़े हैं। तो इस तरह कहानी के माध्यम से हम लोगों ने समझा कि जीवन में सुख और दुख लगे रहते हैं, आपको हिम्मत न हारते हुए अच्छे कामों में लिप्त रहना चाहिए। ईश्वर एक न एक दिन आपको अवश्य सब कुछ प्रदान करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। If you like my video, don't forget to hit the like, share, subscribe button and also share the video with your school and coaching friends. For more, you can message me. Thank you.